So, hello everyone, welcome back to your channel. Well, आज इस वीडियो से आपको इतनी सारी इंसाइट्स और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है ना कि आप इस वीडियो के बाद कमेंट्स में थैंक यू लिखने वाले हैं. आज हमारे साथ जो व्यक्ति बैठे हैं, ही इज नॉट जस्ट अ वेल नोन पर्सनालिटी. ना सिर्फ एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, बल्कि अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है. वेल, आपको दिख रहा होगा इज टू यंग, बट इन्होंने जो अचीवमेंट्स करे हैं, यहां पर आपको समझ आएगा कि एज इज जस्ट अ नंबर. एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने बहुत ही यंग एज से शुरू किया, इनफैक्ट ही इज टू यंग एज ऑफ नाउ आल्सो, बट ही इज डैम सक्सेसफुल एंड ही इज नन अदर देन मिस्टर तेजस खोड़े, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ फायर. सर, वेलकम ऑन आवर गो सेल्फ मेड शो. सर, थैंक्स फॉर हैविंग मी. आपने टाइम निकाला सर हमारी ऑडियंस के लिए. हमारी ऑडियंस एक्चुअली पीपल आर सो पैशनेट अबाउट लर्निंग. लोग सीखना चाहते हैं. एंड आपकी जब बात करें सर, आप लोग ना सिर्फ स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, बल्कि आपके साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं जो कि स्टॉक मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं. तो जो आपको इनसाइट्स है, नॉलेज है, उसकी मुझे और हमारी ऑडियंस को बहुत ज्यादा जरूरत भी है आज. श्योर. सो सर, सबसे पहले जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, इंडिया के अंदर अभी भी जागन्स हैं. स्टॉक मार्केट को लोग गैम्बलिंग समझते हैं. लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना, पैसा रिस्की हो सकता है. तो आपकी क्या परसेप्शन है स्टॉक मार्केट को लेकर? फर्स्टली पुष्कर, मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरी हिंदी जो है इट्स नॉट माय स्ट्रेंथ. राइट. दिल्ली में एक साल पढ़ा था, सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अ लिटिल बिट ऑफ हिंदी. बैंगलोर बॉयज जनरली स्पीक इन इंग्लिश. राइट. सो आई विल ट्राई नेवरदलेस. सो आपका क्वेश्चन था कि लोग स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग समझते हैं. राइट. तो इज इट अ गैम्बलिंग? वेल, गैम्बलिंग हो सकता है. आप मार्केट में गैम्बलिंग कर सकते हो. व्हाई नॉट? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी गैम्बलिंग कर सकते हो. और आप इवन आजकल क्या हो रहा है कि पीपल मार्केट में आते हैं और पैसे लगा के ये समझते हैं कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं. मार्केट 2% नीचे चला गया, बेच देते हैं. लॉस में बाहर निकल जाते हैं. हाँ, लॉस में बाहर निकल जाते हैं. एंड दे डोंट अंडरस्टैंड दैट the difference between a gamble and an investment is usually research and time frame. Right. आपको पहले समझना पड़ता है कि आप किस पे पैसे लगा रहे हो और रिजल्ट्स के लिए वेट करना पड़ता है. लोगों को वो समझ नहीं है. आते हैं स्टॉक मार्केट में. कोविड में वर्क फ्रॉम होम जब से हुआ, a lot of people, millions of people स्टॉक मार्केट में आए और एकदम से एक्साइट होके पैसे लगाने लगे मार्केट में. ऊपर तो जा रहा था, सो दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन द मार्केट. राइट. क्या वो गैम्बल कर रहे थे? मेरे हिसाब से कर रहे थे, क्योंकि उनको कम समझ थी. मार्केट ऊपर जा रहा है तो लगा दो, ये तो गैम्बल ही होगा. तो ऐसा नहीं करना चाहिए. आपको अगर आप मार्केट को समझ के इन्वेस्ट करो तो फिर वो उसको गैम्बलिंग नहीं कहा जाता. ओके. सो सर, अभी जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट को एक अलग तरीके से समझते हैं. हमारा एक सबका अपना अपना परसेप्शन होता है. मेरा परसेप्शन होता है व्हेनेवर यू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, इट्स लाइक कि आप कंपनी में ओनरशिप ले रहे हो. और अगर हम किसी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, वेदर इट इज रियल एस्टेट, और अगर हम गोल्ड की भी बात करते हैं, तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर हमारे पास एक अच्छा खासा पैसा होगा तभी हम इन्वेस्ट कर पाएंगे. गोल्ड तो चलो थोड़ा कम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट रियल एस्टेट में कई लाखों कम से कम चाहिए इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए. स्टॉक मार्केट से हजारों में भी शुरू किया जा सकता है, कंपनी की ओनरशिप मिलती है. ये मेरी परसेप्शन है, मैं ऐसा देखता हूं. आप स्टॉक मार्केट को कैसा देखते हैं सर? आपने तो एक बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में स्टॉक मार्केट को समझा है, तो आपकी डेफिनेशन क्या है अभी तक स्टॉक मार्केट की जो आपको समझ आया है? देखिए, जो आपने कहा वो सही चीज कि यू आर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी. राइट. है ना? तो एसेंशियली that's what investing in stocks means ना. आप एक कंपनी का हिस्सा खरीद रहे हो, एक शेयर खरीद रहे हो. So that's what it essentially mean. But किस टाइम ड्यूरेशन के लिए आप खरीद रहे हो, या और क्यों खरीद रहे हो? कंपनी का रिजल्ट आ रहा है नेक्स्ट मंथ और आपको ये लगता है कि अर्निंग्स ज्यादा होगा तो स्टॉक प्राइस 20% बढ़ सकता है, तो इसलिए खरीद रहे हो. या फिर आपको ये लगता है कि अगले 5 साल में कंपनी बहुत तरक्की करेगा. सो सबकी व्यू अलग होती है. एंड
सब लोग डिफरेंट टाइम होराइजन्स लेके मार्केट में आते हैं ट्रेड या इन्वेस्ट करने के लिए. सो मार्केट इज बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर. राइट. सब एक ही जैसे इन्वेस्टर्स नहीं बन सकते ना. सब 5 साल के लिए इन्वेस्ट करने लगेंगे तो फिर लिक्विडिटी नहीं रहेगी ना मार्केट में. राइट. तो अगर किसी को शेयर बेचना हो तो किसको बेचेगा? सो देन यू हैव ट्रेडर्स. ट्रेडर्स होते हैं जो रोज भी ट्रेड करते हैं और जब भी मार्केट में मूवमेंट का अपॉर्चुनिटी रहता है ना तब ट्रेड करते हैं. देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल इन द मार्केट. एज अ ब्रोकरेज हम तो हर किसी ट्रेडर या इन्वेस्टर से डील करते हैं. तो सो सर आपकी जर्नी अभी तक कैसी रही है? मतलब यू आर सो यंग, आप अभी बता रहे थे यू आर इन योर अर्ली 30s एंड इट इज मतलब लोग कहेंगे बीइंग अ सीईओ एंड फाउंडर ऑफ अ कंपनी एट दिस यंग एज. मतलब आपने कैसे शुरुआत करी, आपका चाइल्डहुड कैसा रहा? ये भी मुझे पता है कि मतलब यू लॉस्ट योर पेरेंट्स इन योर चाइल्डहुड इटसेल्फ. तो मतलब विदाउट पेरेंट्स यहाँ तक पहुँचना, एंड ये भी मुझे पता है आपकी कंपनी के बारे में थोड़ा सा दैट यू गाइस बूटस्ट्रैप्ड. सो स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो विद नो फंडिंग एंड एवरीथिंग. मतलब कैसे, मतलब मेरे अंदर से क्यूरियोसिटी आती है कि कैसे ये सफर हुआ, कैसे जर्नी रही स्टार्टिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड. ओके. तो मेरे डैड एंटरप्रेन्योर थे. ही वाज अ यंग एंटरप्रेन्योर लाइक मी. और he was in the real estate sector. तो वो डेवलपर थे. और 1990s में इंडिया में और एशिया में रिसेशन चल रहा था. राइट. अब तो हम 2022 में हैं, बट 1990s में जो रिसेशन था बहुत सीवियर रिसेशन था और बहुत रियल एस्टेट के प्राइसेस बहुत घटे थे तब. और माय डैड हैड टेकन लोन्स और रिसेशन के टाइम पे इंटरेस्ट रेट्स ऊपर गए एंड ही had to file for, he had to go bankrupt and a lot of things. So he failed and eventually they passed away. So मैं स्कूल में हाई स्कूल में मैंने फिर जाके I dropped science. मुझे इकोनॉमिक्स सीखने की बड़ी शौक थी. इकोनॉमिक्स में I topped in economics, wanted to understand. So आपकी जो रेजिंग जो भी हुआ है वो मतलब your grandparents? Yeah, my grandmother and my aunt and uncle raised me. Okay. So आपने 10th के बाद या 12th में आपने क्या साइंस कब ड्रॉप आउट करा आपने? मैंने स्कूल में साइंस को ड्रॉप कर दिया. अच्छा, स्कूल में ड्रॉप कर दिया साइंस. स्कूल में साइंस ड्रॉप कर दिया था एंड विदाउट एनी गाइडेंस कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स ली. ओके. क्योंकि तब आई वांटेड टू अंडरस्टैंड ये इंटरेस्ट रेट जो है. Many people are not aware of the floating interest rate. जब आप लोन लेते हो तो let's say at the time of taking the loan, it's let's say interest rates 10%. Right. But during the duration of the loan, 10% से ऊपर भी जा सकता है. Floating है क्योंकि Floating वो साइन करा लेते हैं आपसे. वो तो ये मुझे समझना था कि ये होता कैसा है. क्योंकि मेरे डैड जब issues face कर रहे थे, when that happened to him, it was because interest rates एकदम से ऊपर चले गए. So that preceded the crisis. तो इसके वजह से so I moved on to study commerce and economics and one thing led to another. मैं high school में था. Tuitions attend करने में मेरे neighbors, मेरी एक best friend थी तब. तो I used to go to her house to study. उनके dad रिटायरी थे और वो स्टॉक मार्केट में तब ट्रेड करते थे. अच्छा. वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते. तो वहां से वो कीड़ा जगा कि मतलब ट्यूशन में और उनके फादर जो हैं वो ट्रेड करते हैं तो एक इंटरेस्ट आपका जनरेट हुआ वहां से. एग्जैक्टली. वेरी नाइस. तो वो मैगजीन खोले हुए पढ़ रहे हैं या तो फिर टीवी देख रहे हैं. तो आई यूज्ड टू आस्क हिम कि आप क्या कर रहे हो. तो यूजुअली एक नेचर जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स में बहुत कॉमन होता है कि वो बात बहुत ज्यादा करते हैं. अच्छा. हाँ जी. ट्रेडर्स तो बहुत ही ज्यादा करते हैं. बट आप बहुत कम बात करते हो, आप सुनते ज्यादा हो, मैंने देखा. वो तो मेरा काम है ना. We deal with a lot of traders. अच्छा, they speak a lot. So, but उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है. But back then, वो मुझे बिठा के बताते थे कि ये कंपनी आ रहा है, ये IPO आ रहा है. तब IPO का सीजन चल रहा था in 2006. तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हो गया. So even I want to invest. पैसे तो थे नहीं. So he said, okay, you open a demat account. And he gave me some money. I borrowed some money.
फिर मैं पहले IPO में 2006 में इन्वेस्ट किया था एंड या जर्नी तो वहीं से शुरू हुई है। तो उस टाइम से 2006 में जब आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया, डिड यू मेक सम मनी? यस, क्योंकि आपने बोरो किया पैसा, आपने बोला। हाँ जी, बोरो करके मैंने शुरू किया ट्रेडिंग। एंड यू मेड सम मनी? यस, IPOs में 2006 में अगर आप IPOs खरीदते या तो फिर if you bought any stock, chances are that you would make money. तो 2008 तक? 2008 तक, yes, 2007 मिड तब तक है। तब तक वो 1-1.5 साल इट वाज लाइक बुल मार्केट। तब मैं जस्ट एंटर हुआ था and it was too easy to make money then. Everything was growing at that time, I guess. And I was being more tempted to borrow more money to invest. अच्छा, because पैसा बन रहा है यार। But किसी ने मुझे पैसे दिए नहीं। And when I look back, I thank God that they did not. So what happened afterwards, sir? ठीक है, आपकी शुरुआत हुई, एक अंकल मिले आपको, उन्होंने आपको ट्रेडिंग के लिए मोटिवेट किया एक तरीके से, और आपने बोरो किया, डेमिट अकाउंट मतलब बनवाया, डीमेट अकाउंट उस टाइम पे, उसके बाद पैसा बनाया, देन व्हाट? फिर 2008 क्राइसिस हुआ, तभी मैं स्टूडेंट ही था, और फिर 2008 में if you bought anything you would make losses 100%. Even if you bought the best company in India, फिर भी आप लॉस करते, राइट? ऐसा कुछ फंडामेंटल एनालिसिस करके आप प्रॉफिट नहीं कर सकते थे in 2008. एब्सोल्युटली. तो जब ये हुआ, जो वो अंकल थे, वो उनका जो सारा ही इन्वेस्टमेंट था, उनका और उनका रिलेटिव्स का, उनका पेंशन मनी, लाइफ के सेविंग्स जो भी था, उन्होंने मार्केट में डाल दिया था। और वो वैल्यू इन्वेस्टमेंट सोच रहे थे क्या कि गिर रहा है तो खरीदो, गिर रहा है तो उन्होंने ये सोचा था कभी नीचे आएगा ही नहीं, क्योंकि ये सब फंडामेंटल इन्वेस्टिंग है, और उन्होंने बहुत रिसर्च करा है कंपनीज में, रिसर्च करके उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो ही वाज अ स्ट्रांग बिलीवर दैट मार्केट्स विल नॉट कम डाउन। और फिर 2008 हुआ, और वो एकदम से स्ट्रेस में आके उनको हार्ट अटैक हो गया। Oh my God. और फिर वो मर गए। You lost your first mentor. Yes, he passed away after the crisis. So crisis में मैंने सर उस टाइम पे सुना कि कई लोगों ने सुसाइड भी किया था। हाँ, Is it so? it's very true. At that time I was nowhere related to stock market 2008 में, तो but there was a lot of carnage back then, so yeah, I'm sure there must have been quite a few. So this happened with my uncle, और फिर but that did not demotivate me. Okay. तब तो मैं फिर भी student था, and I wanted to understand now why the stock markets crashed. Okay. Crash क्यों हुआ? क्योंकि fundamentally तो इतना कुछ गड़बड़ था नहीं। तो curiosity आ गई आपके अंदर। Then I went ahead to learn more about the market. Right. तो मार्केट में फंडामेंटल्स हमेशा नहीं चलती। मार्केट में अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो और स्टॉक कंपनी अच्छा भी कर रहा है, इट डजंट मीन दैट स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। तो इसकी वजह से आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन टेक्निकल एनालिसिस। सो टेक्निकल एनालिसिस सर बहुत सारे लोग ना सीख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। ज्यादातर लोग समझते हैं कि चलो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें से फंडामेंटल्स देखेंगे। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमें फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों देखने चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल्स ये बताते हैं कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें, टेक्निकल्स मेरे हिसाब से बताते हैं कब खरीदें, कब बेचें, और अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो वो कैसे पता लगेगा, वो टेक्निकल्स बताते हैं। सो आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे बनी टेक्निकल्स पर, और आप कैसे समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस को, और अगर आप समझाना चाहेंगे लोगों को टेक्निकल एनालिसिस के बारे में तो क्या बताना चाहेंगे? टेक्निकल एनालिसिस बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट हमें यह समझना चाहिए कि लोग एवरीडे बाय और सेल कर रहे हैं, राइट? और ये हम समझने की कोशिश है टेक्निकल एनालिसिस। ये टेक्निक्स और ये जो फ्रेमवर्क्स हैं, लोगों का बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी समझने का एक फ्रेमवर्क है, राइट? मोस्ट सिंपल वे ऑफ डिस्क्राइबिंग। ओके, सो आपने कैसे सीखा सर टेक्निकल एनालिसिस उस टाइम पे? क्योंकि जो पर्सन थे जिन्होंने, अंकल ने आपने बताया, वो आपने बोला वो ट्रेडर थे, बट उनकी ज्यादातर पैसा स्टॉक्स में लगा था, उन्होंने फंडामेंटली एनालाइज करने के बाद इन्वेस्ट किया। तो उन्होंने आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाया, फिर कहाँ से सीखा आपने? नहीं, वो तो ज्यादा फंडामेंटल इन्वेस्टर थे। ओके। बट मैंने टेक्निकल एनालिसिस बुक्स पढ़ के ही सीखे, बट मेरा उस टाइम में मेरी वीडियोस नहीं होती थी ना सर।
होना चाहिए था, बहुत लोग सीख जाते, मैं भी सीख जाता आपसे। हाँ सर, अब आपसे सीखेंगे सर लोग, हम आपका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्योंकि आपने इतनी बुक्स पढ़ ली हैं और बुक्स के अलावा आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे सीखेंगे। तो मेरा पहला समझ ये था 2008 के बाद कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है जी, और फंड और टेक्निकल एनालिसिस का जो पहला जो लेसन है जी, कि मार्केट्स गो इन ट्रेंड्स, यस, मार्केट पॉइंट, और वो ट्रेंड को समझना चाहिए। तो वहां से शुरू किया और उसके बाद बहुत कुछ पढ़ के ट्रेड करके, मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी था फर्म में, तो वहां से भी बहुत सीखने को मिला। सो ये एक नया चैप्टर आया है अभी कि एक फर्म के अंदर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर थे, तो वो कब हुआ? 2008 की बात है, उसके बाद की बात है? तो मैं एजुकेशन के बाद बैंगलोर आया और बैंगलोर एजुकेशन कब कंप्लीट हुई? 2011 में। ओके, 2011 में आया मैं बैंगलोर वापस दिल्ली से। आपने दिल्ली से सारी अपनी फाइनेंस की जो आपने एजुकेशन लिया है दिल्ली से लिया है? यस, और फिर मैं बैंगलोर वापस आया और मैं ब्रोकिंग और ट्रेडिंग में दोनों काम कर चुका हूँ। ओके, तो वो अपना एक्सपीरियंस प्लीज शेयर कीजिए, लोगों को बड़ा मोटिवेट करता है सर वो। तो जब मैं ब्रोकिंग में था तो मुझे वहां पे रिटेल ट्रेडर्स ट्रेड कैसे करते हैं ये मुझे बहुत समझ में आया। उनकी साइकोलॉजी, वो किस तरीके के ट्रेड करते हैं, वो एक्सपायरी डेज पे क्या करते हैं, वो कौन से एक्सपायरी ट्रेड करते हैं, और वो क्यों ट्रेड करते हैं, ये सब मुझे ब्रोकरेज में समझने को अपॉर्चुनिटी मिला। और फिर वहां से मैं जाके फ्यूचर्स फर्स्ट करके एक प्रॉप ट्रेडिंग फर्म है, वहां पे मैं प्रॉप ट्रेडर था और मैं नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल नाइमेक्स पर ट्रेड करता था। क्या बात है सर। नाइमेक्स इज यूएस। कितने फंड से ट्रेड करते थे सर आप नियर अबाउट उस टाइम पे? कोई बड़ा फंड नहीं था, डॉलर डिनोमिनेटेड था, और वो प्रॉप ट्रेडिंग में वो फंड फ्लेक्सिबल होता है। ओके, वो लिमिट्स प्रोवाइड करते हैं और बेस्ड ऑन योर विनिंग स्ट्रीक या बेस्ड ऑन योर फॉर्म पे वो फंड्स एलोकेट करते हैं। क्योंकि कई बार मैंने कुछ लोगों से जब बात करी तो जिनका ऐसा एक्सपीरियंस रहा है तो वो बताते हैं कि स्टार्टिंग में ही उन्हें काफी बड़ा फंड साइज दे दिया जाता है ट्रेड करने के लिए, और लॉस करने पे भी कुछ बोला नहीं जाता। लॉस करने पे कुछ बोला नहीं जाता, दैट्स ट्रू, क्योंकि लॉसेस आर अ वे टू लर्न अबाउट द मार्केट। राइट, मार्केट लॉस करने से ही सीखते हैं। आपको अगर आप सिर्फ प्रॉफिट से सीखते हो ना, फिर एक दिन जल्दी बस्ट हो जाओगे। ये मैंने बहुत ट्रेडर्स ऐसे होते हुए देखा है मैंने। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है कि आपने लॉसेस से सीखते हैं। अगर आप लॉसेस, जितनी जल्दी लॉसेस होगा ना, आपको उतना चांसेस सीखने को मिलेगा। यू विल नॉट मेक ब्लंडर्स। आपको ये पता लगेगा कि आप पहले लॉस लेने का, इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दैट। सो सर, यहाँ पे आपने बात करी कि लॉस लेना भी सीखना चाहिए, तो इस वक्त बहुत सारे लोग हैं सर, और ब्लंडर्स आपने बोला कि आप नहीं करोगे, या अगर आप प्रॉफिट्स की तरफ इंक्लाइंड रहोगे तो ब्लंडर कर सकते हो। तो विच ब्लंडर्स आर यू टॉकिंग अबाउट? क्योंकि आपने वो रिटेलर्स को काम करते हुए देखा है, ट्रेड करते हुए देखा है, तो सबसे बड़े ब्लंडर्स लोग कौन से करते हैं मार्केट में अकॉर्डिंग टू यू? एंड आज तो आपकी खुद की कंपनी है, लोग उसमें भी ट्रेड कर रहे हैं, सो ज्यादातर लोगों को लॉस क्यों हो रहा है, क्यों वो ऐसा ब्लंडर कर रहे हैं, उसके ऊपर बताइए सर। रिटेल ट्रेडर्स मोस्टली लॉस करते हैं एक्सपायरी डेज पे, जब वो ऑप्शंस खरीदते हैं। ओके, और वो भी एक्सपायरी डे पे एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं, और वो आउट ऑफ द मनी में होते हैं ज्यादातर। हाँ, यूजुअली आउट ऑफ द मनी करते हैं सब लोग, और 1-2 घंटा बचा रहता है और वो बहुत चीप लक ट्राई करते हैं। हाँ, लक ट्राई करते हैं, और हर वीक करते हैं। एवरी वीक आके करते हैं, वही काम करते हैं। मतलब 4 हफ्ते में से 1 हफ्ता उन्हें प्रॉफिट हुआ तो वाह, मैं बड़ा बढ़िया हूं, और 3 बार लॉस करके जा रहे हैं। उनका वो होप होता है, क्योंकि अगर 1 out of 10 टाइम्स भी हिट हो गया तो लॉस तो रिकवर हो जाएगा ही, और उसके ऊपर भी वो मतलब 4-5 टाइम्स कमा लेंगे। ये होप होता है। ऐसा होता नहीं है? होता है, बट वेरी रेयरली। उसके अलावा डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस बाय करना इज अ क्राइम। तो ये तो नोट कर लो भाई आप लोग कि डीप आउट ऑफ द मनी अगर आप ऑप्शंस बाय कर रहे हो एक्सपायरी वाले दिन, खासकर एक्सपायरी वाले दिन या नियर एक्सपायरी, कुछ दिन बाकी होते हैं एक्सपायरी, मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, अगर आप लोग निफ्टी बैंक निफ्टी वाले जो हैं वो समझ पाए। सो सर ने बोला इट्स अ क्राइम, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। कभी-कभी चल गया तो you make so much money that you can't believe, but ये होता बहुत रेयर है।
इट्स लाइक प्लेइंग द लॉटरी। तो वो तो सर आप स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि गैम्बलिंग करने आओगे तो गैम्बलिंग करते हैं लोग, और वो यही है शायद। वो यही है, वो यही है। बट आजकल पीपल आर ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के बारे में बहुत सीख रहे हैं। सो सर ये स्ट्रैटेजीज के ऊपर लोग बात बहुत कम करते हैं, नेक्ड ऑप्शंस में ट्रेड ज्यादा करते हैं। तो सर कितना जरूरी है इनफैक्ट नए लोगों का, मैं तो नया हूं यार, स्ट्रैटेजीज करके क्या करूंगा, इट इज फॉर प्रोफेशनल ट्रेडर्स। सो सर उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? ये बोलना चाहूंगा कि द वर्ड स्ट्रैटेजी ये सबको डरा देता है कि स्ट्रैटेजी नहीं करना। वो स्ट्रैटेजी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल होते हैं। अब मैं क्या बताऊं, अब मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूँ। कर दो सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप बताइए कितना जरूरी है स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्ट्रैटेजीज नहीं फॉलो करोगे तो फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप एक कॉल ऑप्शन बेच रहे हो ये सोच के कि मार्केट आइदर यहीं रहेगा तो या फिर नीचे जाएगा, और आपको प्रीमियम ज्यादा मिल रहा है और वो आपको लग रहा है कि प्रॉफिट करोगे, नहीं गया। आपको ये तो पता होना चाहिए कि लॉस कितना करोगे, राइट। ओपन नेकेड छोड़ दिया आपने तो फिर आप बस्ट हो जाओगे। ऐसा बोलते हैं सर, मतलब मैंने कहीं सुना था कि ऑप्शन बाय करने में लोगों की, नेक्ड ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन बाइंग में लोगों की जेबें खाली होती हैं, और ऑप्शन सेल करने में, नेक्ड में, लोगों की तिजोरियां खाली होती हैं। तो वही नंगे पुंगे काम नहीं करने चाहिए। नहीं, ये सही बात है, मैंने ये देखा है। अच्छा, आप तो रेगुलर देख रहे हैं आई गेस। हाँ, बहुत होता है। लोग आते हैं मार्केट में ये सोच के कि अगर करते ही रहेंगे द लॉ ऑफ एवरेजेस विल वर्क आउट, है ना, कि मार्टिंगेल स्ट्रैटेजीज करेंगे, अगर लॉस हुआ तो और डबल करो, फिर पैसे डालते ही रहो मार्केट में। ऐसा नहीं होता, क्योंकि फंड्स कभी अनलिमिटेड नहीं होते, तिजोरी का भी एक लिमिट होता है, राइट। और इसकी वजह से बहुत लोग लॉसेस करते हैं। तो अगर समझ है कि लॉसेस अगर आप लिमिट में रख सकते हो, सो यू कैन become a profitable trader. So sir, what are the, मतलब अगर आपसे पूछें, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं, आपके प्लेटफॉर्म में बहुत सारे profitable traders भी हैं, so what are the 3 qualities of those professional profitable traders? They use stop losses. They use stop loss. Very nice. Stop losses का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि हर एक ट्रेड पर आप स्टॉप लॉस रख दो। उनका ये भी स्टॉप लॉस होता है कि मेरे कैपिटल पे कितना लूज करने का उनका रिस्क एपेटाइट कितना है, और वो लॉटरी ट्रेड्स नहीं करते। मतलब ये ऐसे नहीं ट्रेड करते कि 1 का 2 हो जाए, ऐसे ट्रेड नहीं करते, और हमेशा रिस्क मैनेजमेंट में ध्यान देते हैं। ओके। अभी मैं बताता हूँ कि 90% ऑफ द ट्रेडर्स लूज 90% ऑफ देयर कैपिटल विद इन द फर्स्ट 90 days। राइट। ये आप समझो। और एंड बिकॉज ऑफ दैट हमने ये एक नया इनिशिएटिव लाया फायर्स में, कॉल्ड 30 day चैलेंज। उसमें क्या है कि अगर आप 30 days के लिए प्रॉफिटेबली ट्रेड कर सकते हो तो फिर हम पूरा ब्रोकरेज वापस कर देते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज ट्रेडिंग इज अ लोनली एक्टिविटी। ऐसा नहीं है कि आप टीम में बैठ के सब साथ में ट्रेड कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं होता। सो बट व्हेन यू आर ट्रेडिंग अलोन, तभी आपको एक ऑब्जेक्टिव गोल होना चाहिए कि मेरे को डिसिप्लिन रहना है और प्रॉफिट बनाना है। और मेरा ये भी गोल नहीं होना चाहिए कि मेरे को कितना प्रॉफिट बनाना है, बस मुझे लॉस नहीं करना। लॉस नहीं। अगर आप लॉटरी वाले माइंडसेट को हटा दोगे और आप प्रॉपर स्टॉप लॉस रखोगे तो ज्यादातर ट्रेड्स के अंदर आप ये नहीं सोचोगे कि भाई मेरे को डबल ट्रिपल करके निकलना है। सो एट द एंड आई थिंक कि अगर आप महीने के बाद देखोगे सो आप प्रॉफिट्स में ही होगे। अगर आप आपके रिस्क को मैनेज कर सकते हो, राइट, then profits will come. डबल या ट्रिपल आपको पता लगेगा, क्योंकि मार्केट में कुछ भी फिक्स नहीं है। राइट। बट विदाउट कैपिटल हाउ कैन यू ट्रेड? एब्सोल्युटली। कैपिटल खत्म कर लोगे तो ट्रेड कैसे कर पाओगे? तो सर आप यहाँ पे बात आती है कि आपका अपना एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद सर ये फायर्स की शुरुआत कैसे हुई? तो एक्चुअली मैंने आपको कहा कि मैं ब्रोकरेज में था जी, और वहां पे मुझे समझ में आया कि, और उसके बाद मैं प्रोफेशनल ट्रेडर बना। तो वहां पे मुझे ये समझ में आया कि रिटेल ट्रेडर्स की हालत क्या है। मतलब वो जो प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, उनका जो अप्रोच है वो कितना डेफिशिएंट है, उनको जो अटेंशन मिलती है ब्रोकरेजेस से वो कितना कम है। राइट। तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्रेडर हूं तो मुझे उनकी दिक्कत पता है, तो मैं क्यों ना एक ट्राई मारूं।
तब तो मैं ओनली 25 या 26 के साल का था, और यशस हमारा पूरा टीम जो था वेरी यंग टीम थे हम सब। तो सो तब हमने NSE को अप्लाई किया, और हमें तो लगा कि कभी नहीं देंगे लाइसेंस। एंड टू आवर सरप्राइज उन्होंने फोन करके बोला कि आपको मिल गया लाइसेंस। कमाल है, कमाल, वेरी शुरुआत तो तब से ही हुआ था। तो ये कब अप्लाई किया? 2015 में, बट हमने बिजनेस 2016 में शुरू किया था। अच्छा, NSE वाज वेरी काइंड यार, एक टाइम में वन गो में आपको। आज की डेट में आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द लाइसेंस एज ऑफ नाउ। हाँ, नाउ इंडस्ट्री मैच्योर हुआ है, बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं, तो ओके अभी मुश्किल हो सकता है। सो आपने अप्लाई किया, और अप्लाई करने के कितने टाइम बाद लाइसेंस आया सर आपका? 1 साल। इतना तो पेशेंस रखना ही पड़ेगा, बट हमें तो इट वाज अ होप, तुक्का, इट वाज अ होप। उसके बाद सर आपने कैसे इस कंपनी को स्टार्ट किया? व्हाट वाज योर आइडियोलॉजी एंड क्या क्या हुआ? वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा सर, बस वो जानना चाहूंगा मैं। सो जब हमें लाइसेंस मिला तो हमारा गोल बहुत क्लियर था कि हम अच्छा प्लेटफॉर्म बनाएंगे और ट्रेडर्स को देंगे ट्रेड करने के लिए, और वो बनाने के लिए बहुत से डेवलपर्स चाहिए होते हैं, बड़ा टीम चाहिए होता है, और उसके लिए फंडिंग चाहिए होता है एसेंशियली। राइट, पैसे तो चाहिए सर किसी भी काम में। हाँ जी, तो स्पेशली इसमें तो हम फर्स्ट 3 years ऑफ द वेंचर VCs को फंडिंग के लिए हम अप्रोच रहे थे, बट वो हुआ नहीं। और तब डू और डाई सिचुएशन में थे हम, बिकॉज हर स्टार्टअप को एक होप होता है ना कि सीरीज A मिले, फिर वहां से जाके सीरीज B। वो हमारे केस में नहीं हुआ, सीड फंडिंग ही नहीं हुआ, तो सीरीज A सीरीज B तो उसके बाद की सीड फंडिंग भी नहीं हुआ। तो हमें खुद का फंडिंग लाके बाहर से अरेंज करके कैसे भी करके शुरू किया था कंपनी हमने। और हमने जिस टारगेट ऑडियंस को हमने चुना था वो बहुत ही डिफिकल्ट टारगेट ऑडियंस था। बहुत से ब्रोकरेजेस उनको इग्नोर कर रही थी, लाइक जिसके पास ऑलरेडी 4 या 5 डीमैट अकाउंट ऑलरेडी है, वो ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं सबके पास, ब्रोकरेजेस के पास, बट उनके नीड्स मीट नहीं कर पा रहे हैं ब्रोकरेजेस। नीड्स लाइक सर, चार्ट्स ऐसे होने चाहिए, ऑर्डर्स स्मूथ होने चाहिए, या फिर डेटा इस तरीके से मिलना चाहिए, अप टाइम ज्यादा होना चाहिए। बहुत स्पेसिफिक तरीके के ट्रेडर्स होते हैं जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ज्यादा, बट टिकते नहीं है। अगर आप डिलीवर नहीं करोगे तो आप खत्म है उसके बाद, बिकॉज वो आपका रेपुटेशन खराब हो जाएगा ना। राइट। सो हमारे पास कोई और चॉइस नहीं था, सो हमने जाके प्लेटफॉर्म उनके फीडबैक से बनाया। ओके, सो ये तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, तो हमने प्लेटफॉर्म उनसे सीख के उनके फीडबैक से बनाया और फिर जाके लॉन्च किया मार्केट। कमाल सर। तो आपने बोला आपको फंडिंग नहीं मिली, आपने खुद का पैसा लगाया, अरेंज किया, एंड उसके बाद आपने ट्रेडर सेंट्रिक प्लेटफॉर्म बनाया कि ट्रेडर्स को जो कमियां आती हैं, जो चीजें नहीं मिलती, वो आपके प्लेटफॉर्म में मिले। और अभी तक सर हमारा जो जर्नी रहा है वो कैसा रहा है? अभी हमारे पास 3 लाख कस्टमर्स हैं, 300 एम्प्लॉइज पूरा टीम मिला के, 3 ऑफिसेज इन इंडिया। वी आर प्रॉफिटेबल फॉर द लास्ट 3 years। तो we have been able to do it. What are your future plans now? मतलब अब आप आगे क्या देख पा रहे हो? What's your vision? देखिए, इंडिया में सिर्फ 2 या 3% लोग इन्वेस्ट करते हैं, राइट, और उनमें से ट्रेडर्स तो बहुत ही कम है जी। रिसेंटली अनाउंसमेंट आया था कि अप्रोक्सीमेटली 7 crore डीमैट अकाउंट्स, 7 या 8 crore डीमैट अकाउंट्स है इंडिया में, राइट, बट वो यूनिक अकाउंट्स नहीं है। एक ही इंसान के पास 4, 5 10 हो सकते हैं। सो यूनिक डीमैट अकाउंट्स अगर आप देखेंगे तो मे बी 60% ही होगा, और वो सब इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। अगर आप ट्रेडर्स देखो तो उनसे भी ज्यादा कम है। तकरीबन 1-1.5 करोड़ ट्रेडर्स होंगे इंडिया में पूरा, या उससे भी कम हो सकते हैं। 1 करोड़ हो सकते हैं, 1 करोड़ हो सकते हैं, क्योंकि लास्ट 2 साल में मार्केट बहुत ऊपर गया, तो बहुत लोग नए लोग मोटिवेट होके आए हैं मार्केट में। सो हमारा बट दैट इज नॉट इवन 1% ऑफ इंडिया एज ऑफ नाउ। That is not even, that's nothing.
इट्स जस्ट स्क्रैचिंग द सर्फेस। तुम्हारा गोल ये है कि हम मार्केट को बढ़ाएं, राइट, और लोग मार्केट में आए और सही तरीके से इन्वेस्ट और ट्रेड करें। हमारा गोल ये है कि हम अवेयरनेस इंक्रीज करें और हम टेक्नोलॉजी उनको प्रोवाइड करें सही तरीके से, सिंप्लीफाई करें चीजों को, ताकि उनका ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी बहुत इजी हो। ओके, सो सर ये हुई फायर्स के विजन की बात की। मुझे क्या दिख रहा है कि यू आर लेजर फोकस्ड टुवर्ड्स ट्रेडर्स, कि भाई अगर आप ट्रेडर हो तो आई विल गिव यू द बेस्ट प्लेटफॉर्म। इज दैट सो? नो, ट्रेडर्स आर ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड टू फाइल्स। ओके, हाँ जी, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है हमने ट्रेडर्स के फीडबैक से ही बनाया, तो ट्रेडर्स ही आते हैं वो यूज करने के लिए। तो हम जो है अभी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स, हमारा टारगेट मार्केट जो है, इन्वेस्टर्स भी आने चाहिए। देयर पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, वो तो होना ही है। सर अभी इस इंटरव्यू से पहले मैं बात कर रहा था कि यूआई डिजाइनिंग आज की डेट में कस्टमर्स को बहुत अट्रैक्ट करती है, एंड यू वर टेलिंग कि आप, मतलब आई एम अ बिग फैन ऑफ एप्पल इन टर्म्स ऑफ यूआई, देयर डिजाइंस, वो जो माइक्रो, मतलब आप कह सकते हो छोटी छोटी चीजों पर तो ध्यान देते हैं ना, अटेंशन टू, मतलब आप कह सकते हो एक एक छोटी सी चीज, यहाँ पे साउंड भी कौन सा होना चाहिए। तो आपने बोला योर टीम इज ऑल्सो डूइंग सिमिलर, एंड कुछ बड़ा आने वाला, ऐसा कुछ आप बता रहे थे कुछ? हाँ जी, सो हमारा टीम जो है, वी हैव अ वेरी क्वालिफाइड डिजाइन एंड यूआई टीम, राइट, फायर्स में, और हम सारे ही स्टीव जॉब्स के फैन हैं फायर्स में। और हमारा जो न्यू मोबाइल ऐप आने वाला है, राइट, इन द वेरी नियर फ्यूचर, उसमें आपको देखने को मिलेगा अटेंशन टू डिटेल होता क्या है। अच्छा, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो जी, हम हमारे हिसाब से नहीं बनाते, राइट, हम बनाते हैं ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स व्हाट दे वांट, जो उन्हें यूज करेंगे। और यू विल सी दैट, देखिए अगर हम मार्केट को एक्सपैंड करना चाहते हैं, राइट, और तो हम कॉम्प्लिकेटेड जार्गन्स तो नहीं बता सकते ना, उनको सिंप्लीफाई करना पड़ता है, बट टू डू दैट इज नॉट इजी, राइट, सिंप्लीफाई करना उतना इजी नहीं होता, बट वील डू इट एट फायर्स, वी आर वर्किंग ऑन इट। आप सर प्लेटफॉर्म की तरफ से कीजिए और लोगों को सिखाने के लिए हम अपनी तरफ से सिंप्लीफाई करेंगे। मतलब ये अब मेरा गोल हो गया कि फाइनेंशियल एजुकेशन जो लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, लोगों को स्कूल कॉलेज में नहीं मिलता, स्टॉक मार्केट कभी सिखाया नहीं जाता। मैं किसी का भी एक रील देख रहा था, उसमें कहा कि भाई ये कंपाउंड इंटरेस्ट, ये स्टॉक मार्केट, ये कहाँ कौन से सिलेबस में सिखाया जाता है? भाई सीबीएसई में तो नहीं पढ़ाया जाता। बट अल्टीमेटली व्हेन यू अर्न and you want to compound your money, you want to grow your money, you need to learn this. Absolutely. And ये मुझे लगता है कि ये यार ये तो स्कूलिंग में होना चाहिए। मतलब money should be there as a topic, as a subject. इंडिया में सिलेबस चेंज होना चाहिए। इंडिया के स्कूल्स और कॉलेजेस में स्टॉक मार्केट्स सिखाना कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। You need to understand how businesses work. Yes. You need to understand कि पैसा कमा रहे हैं तो सिर्फ कमाना नहीं है, उसे इन्वेस्ट भी करना है, उसे ग्रो भी करना है। और उसे ग्रो करने के क्या तरीके हैं, क्या चीजें हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन्हें जितनी जल्दी लोग समझेंगे, we will have more Rakesh Jhunjhunwala, we will have more Warren Buffett, we will have more successful people. And it is not about just Rakesh Jhunjhunwala, it's not just about, they're the benchmarks. Right. But in fact, if people become Tejas or people become Pushkar, because I think we understand finance, well, you understand obviously better than me, but I'm doing good in my life. Yes. And I'm doing good because of my financial education. आपको हैरानी होगी, आपको पता ही होगा, but nevertheless, MBA फाइनेंस में स्टॉक मार्केट्स के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाता। मैंने नहीं किया, बट जो लोग सुन रहे हैं MBA फाइनेंस करने वाले हैं वो सुन लो, सर जो बता रहे हैं। So इसलिए मैंने MBA नहीं किया, क्योंकि मुझे स्टॉक मार्केट सीखना था। तो आपने क्या किया सर? मास्टर्स इन फाइनेंस। उसमें सिखाया जाता है? उसमें सिखाया जाता है, और मैं CFA का ट्रेनिंग ले रहा था उसके साथ। अरे कमाल। क्योंकि MBA फाइनेंस के सिलेबस में स्टॉक मार्केट्स के बारे में कुछ भी नहीं है। ओके। तो अगर फाइनेंस के कोर्स में फाइनेंस का स्टॉक मार्केट्स नहीं है, तो फिर देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। तो वी नीड मोर पीपल लाइक यू टू डू व्हाट द कॉलेजेस, जो कॉलेजेस कर रहे हैं आप कर रहे हो। सर वो मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि जो आप कर रहे हैं वो मैं लोगों को दिखा पाऊँ, आपका एक्सपीरियंस लोगों तक लेकर जा पाऊँ। तो आई ऑलवेज फील लाइक कि एक्सपीरियंस इज
ऑलवेज ग्रेटर देन एजुकेशन. जो एक्सपीरियंस इंसान सीखता है वो एकेडमिक एजुकेशन से नहीं सीख सकता. बट बोथ कंबाइंड टुगेदर आर बेटर. यू आर द इंस्टीट्यूशन फॉर दैट. मतलब क्योंकि बिकॉज मैं सर नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से मैंने साइकोलॉजी में पढ़ाई करी हुई है एंड आई हैव बीन इनटू सेल्स मार्केटिंग बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप. बट मेरा इंटरेस्ट हमेशा से फाइनेंस की तरफ था. मतलब स्टॉक मार्केट ने हमेशा मुझे अपील की है. माय फादर वाज अ यू कैन से नॉट अ ट्रेडर क्योंकि उन्हें ट्रेडिंग आती नहीं थी, तो मैं उन्हें बोलूंगा यूज्ड टू गैम्बल इन एमसीएक्स. अच्छा, commodities. Yeah, commodities. And he lost a lot of money. He lost, मतलब अपनी कैपिटल छोड़ो, उन्होंने मतलब जो हम कहते हैं ना, मतलब माइनस में जाने वाली हालत कि what he has he lost, and जो नहीं भी था वो भी he lost in commodities. And because उनको नॉलेज नहीं था, उनको कुछ नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे ट्रेड करते थे, मैं तो आज सोच भी नहीं सकता. मतलब उनके पास उस टाइम पे एक नोकिया का फोन होता था और उस टाइम पे दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट. कब की बात है? हाउ लॉन्ग बैक? आई थिंक आई वाज इन स्कूल एट दैट टाइम. सो आज से हो गए होंगे 12 13 14 साल शायद. मोर देन दैट 15 years probably. अच्छा. सो बिकॉज़ ही मेड अ लॉट ऑफ लॉसेस, मुझे आपको मोटिवेशन मिला. मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हाट ही यूज्ड टू डू. एमसीएक्स रात में आई थिंक वो करते थे ट्रेड, रात में ज्यादा करते थे. और रात में ट्रेड करते हुए कभी कभी वो क्या करते थे, मतलब मेरी मम्मी को कुछ नहीं पता था स्टॉक मार्केट के बारे में. उन्होंने एक ऑर्डर लेके डाल दिया, छोड़ दिया और वो सो गए. और मम्मी को बोला कि ऐसा हो तो ये सौदा काट दियो. अब मेरी मम्मी को क्या पता है. और ही हैड अ ब्रोकर लाइक कि वो कॉल पे उनसे कनेक्टेड था, तो तेरे से ना हो तो इसे फोन कर. एंड मॉर्निंग में उठे और मम्मी को डांट रहे हैं, तूने ऐसा किया क्यों नहीं. तो मम्मी को तो कुछ भी नहीं पता ना, मतलब ये क्या चल रहा है. मतलब मैंने कहा ये व्हाट आर यू डूइंग मैन. उनको ये नहीं पता कि मार्केट ऊपर या नीचे भी जा सकता है. वो पता नहीं क्या कर रहे हैं. मतलब वो पूरे दिन अपने स्ट्रेस के बाद ही इज गैम्बलिंग इनटू द मार्केट. एंड आई यूज्ड टू येल एट हिम कि व्हाट आर यू डूइंग एंड व्हाई आर यू डूइंग, इसकी नीड क्या है. और ये इसमें मतलब अगर मैं उनसे पूछ लूं भाई आपने क्या चार्ट देखा, क्या इंडिकेटर्स हैं, क्या कर क्या रहे हो, तो वो वहां पे सीएनबीसी आवाज चल रहा है उस पर कुछ देख रहे हैं, वो अपने फोन पे कुछ देख रहे हैं और किसी से फोन पे बात कर रहे हैं. एंड दिस वाज हिज ट्रेडिंग सिस्टम. तो मुझे इंटरेस्ट था कि भाई इन्होंने इतना पैसा डुबो दिया और उसके बाद भी मतलब इट हैज बिकम एन एडिक्शन. व्हाट आर यू डूइंग. सो मुझे ये था कि यार ये मैं सीखूंगा, ऐसे नहीं करूंगा जैसे ये कर रहे हैं. आई वेंट टू सम इंस्टीट्यूट्स. उस टाइम पे सीखने के लिए मैं गया तो उनकी फीस इतनी ज्यादा होती थी कि आई कुड नॉट अफोर्ड. तो मैं उस टाइम पे सीख नहीं पाया. बट बिकॉज ऑफ इंटरनेट मैं आपने सब ऑनलाइन सीखा, सब कुछ. एब्सोल्युटली आई हैड नो मेंटर, नो ट्रेडर इन माय, आप कह सकते हो मेरे साथ कोई नहीं था. तो मतलब मैंने इंटरनेट पे सीखा और इंटरनेट पे बहुत कुछ है. कोर्सेज करे आपने या कुछ? हाँ बिल्कुल करे. ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन नहीं कर पाया, कुड नॉट अफोर्ड देम. पर ऑनलाइन तो फिर मैंने इतना टाइम दिया है कि इसे सीखना है. और जो मेरे फादर ने किया ना, इंडिया में बहुत सारे लोग करते हैं, उन्हें गाइड करना है. मतलब ये अंदर से आया. तो मैं पहले फाइनेंस पे कंटेंट बनाता नहीं था, बट मैंने बनाने का ट्राई किया, बनाया. जो मुझे आता है वो मैंने सिखाने की कोशिश करी. जो मैं सीखता हूं ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको बता भी रहा था कि आई एम प्रोबेबली नॉट द बेस्ट ट्रेडर, बट आई एम वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेनर. मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं सीख लूं ना कुछ, चाहे वो कितना ही कॉम्प्लिकेटेड हो, चाहे वो रॉकेट साइंस हो, अगर मुझे एक बार मुझे सीखने की देरी है बस. अगर मैं सीख गया तो मैं ऐसा सिखा दूंगा कि सामने वाला उसे भूल नहीं पाए. एंड स्टॉक मार्केट के अंदर देयर आर मेनी ट्रेडर्स जिन्हें मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिनकी एक्सपीरियंस हो सकता है 20 साल का, मेरी एज 27 साल है. बट मैं उनसे सीखने के बाद, हर किसी को सिखाना नहीं आता, मैं वो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को लोगों को प्रेजेंट कर सकता हूं इन द इजीएस्ट फॉर्म, सो दैट हमारे पास, इसलिए कि ऐसे लोग ना हो जो बिना सीखे ट्रेड कर रहे हैं. ऐसे लोग ना हो जो कल को बोले स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, जो बोले मैंने सीखा, मैंने ट्रेड किया, मैंने स्टॉप लॉस लगाए और ओवरऑल आई एम अ प्रोफेशनल एंड अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर. और ऐसे भी लोग ना हो जो अपनी तिजोरी खाली करे. एब्सोल्युटली सर, कैपिटल प्रोटेक्शन तो मस्ट. उसके लिए आपको वो बेसिक सिखाने पड़ेंगे.
सर मैं आपसे सीख के सिखाऊंगा सर। क्योंकि देखिए मैं ये मानता हूँ मुझे सब कुछ नहीं आता, बट मुझे जो आता है और जो मैं सीखता जा रहा हूँ, बिकॉज जब से मैं इस कम्युनिटी का पार्ट बना हूँ और आई सी पीपल, आई बिकम मोर पैशनेट अबाउट लर्निंग. I give a lot of time towards learning and I am so passionate about learning so far कि अगर कोई है जिसके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, 25 साल का एक्सपीरियंस है, 30 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी मैं उसके साथ बैठूं, उन्हें 30 साल में जो उन्होंने सीखा अगर मैं उसे इम्प्लीमेंट करके 3 साल 4 साल में भी कर पाऊंगा, तो लाइफ में जो उन्होंने 50 साल की एज में बनाया है वो मैं 30 साल में 35 साल में कर पाऊंगा. That's great, yeah. And my results will multiply. Therefore I invited you here so that we can learn more. I really thank you for inviting me here. Sir, I invited you because I wanted कि मेरी ऑडियंस को गाइडेंस मिले. बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे, और हम जो बोल सकते हैं हमने तो ऑलरेडी जितना टाइम है आपके पास उसमें तो बोल दिया है. सर फायर्स का जो ये वाला विजन है कि हम लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, एंड आपकी नेक्स्ट ऐप भी जो आप लॉन्च करने वाले हैं, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट. मैं आप लोगों के लिए फायर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा. सर मुझे ये पर्सनली ऐसा लगा, जब तक मैं आपको नहीं जानता था, मैं आपसे नहीं मिला था, तब तक मेरे लिए फायर्स भी उसी तरीके की कंपनी थी. तो मुझे ऐसा लगा कि इट इज वेरी प्रोफेशनल कंपनी लाइक अदर कंपनीज, एंड I'll have to if I have a feedback, तो वही मुझे लेटर्स के थ्रू जाना पड़ेगा. और जैसे अभी मैं ऑप्शन स्ट्रेटजीज की बात कर रहा था, तो आपने बोला यू आर कमिंग विद समथिंग फॉर ऑप्शन ट्रेडर्स बिकॉज आई एम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स ऑप्शंस एज ऑफ नाउ. सो आपने बोला आप अपना कुछ नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपकी टीम काम कर रही है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा. यू आर थिंकिंग अबाउट अ सोल्यूशन, बिकॉज दैट वॉज प्रोबेबली माई प्रॉब्लम कि मुझे एक प्लेटफॉर्म पर होते हुए एक थर्ड पार्टी पर जाना पड़ता है टू क्रिएट अ ऑप्शन स्ट्रेटजी. व्हाई नॉट टू गेट इट ऑन अ वन प्लेटफॉर्म? सो इट इज एक्चुअली मेरा एक चैलेंज है, मेरी एक प्रॉब्लम है, एंड इफ योर कंपनी इज वर्किंग ऑन इट, और मुझे आज पता लगा आपसे मिलकर, तो मुझे एक अच्छा लगा, एक फील गुड फैक्टर आया कि योर कंपनी इज डूइंग समथिंग व्हिच इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम. हमने फायर्स शुरुआत से ही ये गोल से शुरू किया था कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं हम इन हाउस बनाएं, ताकि हमको यूजर एक्सपीरियंस पे ज्यादा कंट्रोल मिलेगा. राइट. क्योंकि हम कस्टमर से तो इंटरेक्ट कर ही रहे हैं. अगर कोई और बनाएगा तो फिर वो आ नहीं पाएगा ना सही से. सो इसलिए हम खुद ही बना रहे हैं, एंड गुड थिंग्स टेक टाइम. एब्सोल्युटली. और लगे भी कोई इशू नहीं है, बस अच्छी बात क्या है कि अगर मुझे एक जगह पे सब कुछ मिल जाए, वो तो 100% आपको मिलेगा, क्योंकि फायर्स एक प्रोडक्ट फोकस्ड कंपनी है. तो वो तो होगा ही भी. हम तो बहुत इन्वेस्ट करते हैं टेक्नोलॉजी पे. वेरी नाइस सर. इफ दैट इज अ विजन, तो मैं काफी कनेक्टेड रहूंगा सर. कुछ कंपनीज होती है कि मेजॉरिटी उनकी जो अर्निंग होती है या फंड जो उन्होंने रेज किया होता है वो मार्केटिंग पे लगाते हैं. एज अ कंपनी हम जो भी हम बनाते हैं मैक्सिमम वापस प्रोडक्ट में जाता है. ओके, दैट्स अ गुड अप्रोच. हाँ, तो ये एक चीज वी डू वेरी डिलिजेंटली. सो सर यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगा ऑडियंस को, यू गो एंड चेक आउट फायर्स. आप एक बार फायर्स पे ट्रेड करके देखिए. और आपका सर वो क्या है, चैलेंज क्या है? 30 day challenge. 30 day challenge. उसमें if you become profitable, you give back all the brokerage. Yes, so if you're profitable for 30 days only, then you get a brokerage refund. Okay. ये हमने किया इसलिए था कि लोगों के पास कुछ गोल नहीं है, रोज आके ट्रेड करेंगे, बट मार्केट के ऊपर नीचे की वजह से दे गेट लॉस्ट, है ना. अगर ये 30 day गोल की वजह से दे आर एबल टू फोकस कि एंड ऑफ द 30 days हमें प्रॉफिटेबल रहना है. Right. अगर प्रॉफिटेबल रहेंगे तो फिर वहां पे बेनिफिट भी मिलेगा, और हम उनको सर्टिफिकेट देके रिकॉग्नाइज करते हैं कि इन्होंने प्रॉफिट किया है, और इनका विनिंग स्ट्रीक भी हम डिस्प्ले करते हैं वहां पे कि 3 बार विन कर चुके हैं या फिर 4 बार हैट्रिक. यस. तो 1 महीने में एक बार सर्टिफिकेट मिलेगा, 1 महीने के बाद. यस. ओके, फायर्स की तरफ से. सो एक रिकॉग्निशन भी अच्छा है कि आई एम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर. और उससे होगा क्या कि मेरा फोकस ये होगा मुझे लॉस नहीं करना. अगर मुझे लॉस नहीं करना मार्केट में, और मैं ऐसा सोचूंगा, तो मैं वही जैसे डीप आउट ऑफ द मनी वाला ट्रेड नहीं लूंगा, या फिर ऐसे ही आके गैम्बल नहीं करूंगा, तो उससे कैपिटल प्रोटेक्शन भी होगा, एंड इट इज अ गुड इनिशिएटिव, आई फील सो. एब्सोल्युटली. अगर आप रिस्क को कंट्रोल में रखोगे तो फिर आपका ट्रेडिंग करियर लंबा तक जा सकता है. सो अगर आपको फायर्स की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कीजिएगा, स्टोरी डालिएगा, मैं आपकी स्टोरी को रीशेयर जरूर करूंगा.
बिकॉज दैट्स अ गुड मूव सर फ्रॉम योर साइड. सर मुझे ऐसा लगता है कि आज जो आपने चीजें बताई हैं उसमें से बहुत सारे लोगों को सीखने को मिलेगा, उन्हें ये जानने को मिलेगा कि उन्हें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए. और आज के लिए जो आपने बताया अगर वो भी उसमें भी इम्प्लीमेंट कर लें, सो वो एक आपने बोला ना आगे तक जा सकते हैं एंड यू कैन बिकम अ प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल ट्रेडर. सो सर थैंक यू सो वेरी मच आज के लिए आपने जो टाइम दिया. हम बार बार आपका टाइम लेते रहेंगे. अगर आप लोग डिमांड करेंगे कि सर को दोबारा बुलाएं और आपको लगता है सर को दोबारा बुलाना चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा. मैं सर को दोबारा बुलाऊंगा. आप जो क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं सर से वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट टाइम हम सर से पूछेंगे. सर थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग एंड आपने टाइम दिया. We are so blessed that you are here. And congratulations on the Guinness Book of World Records. सर ये मैं बोलता हूँ ये तो बस एक चिंगारी है, अभी आग लगाना बाकी है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है. सर ये मेरे लिए नहीं है सिर्फ, ये हमारी पूरी कम्युनिटी ने इसे अचीव किया है. सो जो हमारा आज YouTube पे 50 लाख लोगों से ऊपर का परिवार है, इनकी वजह से सर ये सब हो पाया. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा जहां पर भी सोशल मीडिया पर आप मौजूद हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, सो दैट ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे. फायर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा सो दैट यू कैन एक्सप्लोर फायर्स. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट टाइम फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए. सो टिल दैट टाइम यू गो सर्फ.